हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साकेत एंड आई एम योर जोलॉजी टीचर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस नीट में आ चुके हैं। इवन ये बोर्ड लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है, कहां होता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये न हो तो इंसान किस कॉन्सिक्वेंसेस से गुजर सकता है, ये सारी बातें मैं आज आपसे करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है। ठीक है, तो इस बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है कहां पे, ल्यूमेन ऑफ बॉमेन कैप्सूल। सो वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म इन द ल्यूमेन ऑफ बॉमेन कैप्सूल इन 1 मिनट इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो एक नॉर्मल इंसान में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की जो वैल्यू होती है वो होती है 125 ml पर मिनट। एक नॉर्मल इंसान में GFR की वैल्यू कितनी होती है, 125 ml पर मिनट। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक दिन में, इन 1 डे, द टोटल वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी, उसकी वैल्यू होती है 180 लीटर पर डे। ठीक है, तो एक दिन में 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म होता है हमारी बॉडी में। लेकिन एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि एक दिन में इंसान आइदर 1 लीटर और 1.5 लीटर यूरिन ही एक्सक्रीट आउट करता है। देखिए, फिल्ट्रेट बनता है 180 लीटर और एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन कितना होता है, 1 लीटर या ज्यादा से ज्यादा 1.5 लीटर। तो इसमें एक चीज नोटिस आप ये कर सकते हैं कि 99% ऑफ फिल्ट्रेट गेट्स रीअब्सॉर्ब बैक इनटू अवर बॉडी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस रुक जाए, ये हो ही ना, तो उस समय कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, मान लीजिए कि अगर प्रोसेस ऑफ रीअब्सॉर्प्शन रुक जाए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट हमारी बॉडी में एक दिन में बन रहा है 180 लीटर। तो उस 180 लीटर फिल्ट्रेट को हमको बॉडी के बाहर निकालना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 180 लीटर फिल्ट्रेट को अगर हम बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे दिन का 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम गुजरेगा रेस्ट रूम में। दूसरी बात ये हो जाएगी कि उस 180 लीटर फिल्ट्रेट को बॉडी के बाहर निकालने के लिए वी रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। तो उसमें क्या होगा, वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा बॉडी का। फिर देन क्या होगा, वी विल सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन, हम डिहाइड्रेशन से सफर कर जाएंगे। इसीलिए रीअब्सॉर्प्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का और हमारे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने का। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहां पर डायग्राम बनाया हुआ है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले यहां एक ब्लड वेसल आपको दिख रही होगी जहां से ब्लड अंदर की ओर आता है, इस जगह पे, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, इसको हम कहते हैं अफेरेंट आर्टेरियोल। तो अफेरेंट आर्टेरियोल का काम क्या होता है, इट ब्रिंग्स द यूरिया कंटेनिंग ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। ठीक है, एक कंसेप्ट है हमारे बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम का। सबसे बड़ा जो पाइप होता है उसे हम कहते हैं एओर्टा। एओर्टा डिवाइड्स इनटू आर्टरीज, आर्टरीज फर्दर डिवाइड्स इनटू आर्टेरियोल एंड आर्टेरियोल फर्दर डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज। तो ये देखिए अफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, आर्टेरियोल मतलब ये किसी आर्टरी से ही निकला होगा, तो वो आर्टरी का नाम क्या है, रीनल आर्टरी। अगर नीट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो अफेरेंट आर्टेरियोल ये निकलती कहां से, तो आपको टिक लगाना है किसमें, रीनल आर्टरी में। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी एंड इट ब्रिंग्स द यूरिया कंटेनिंग ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस इज व्हाट, इट इज द बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी और टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जो आर्टेरियोल है वो डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में। तो यहां से आर्टेरियोल ये बन गया क्या, ब्लड कैपिलरी का एक बंच। ठीक है, और टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी। अब यहां पर होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद जो
यूरिया तो पूरा यहां आ जाता है और जो प्योर ब्लड होता है विदाउट यूरिया वो वापस चला जाता है इस ब्लड वेसल से। तो इस ब्लड वेसल को हम क्या कहते हैं, इफेरेंट आर्टेरियोल। सो दिस इज इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ये हो गया आपका इफेरेंट आर्टेरियोल। क्लियर। अब ये जो कप शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं बॉमेन कैप्सूल, और इसके अंदर ये जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं ल्यूमेन ऑफ बॉमेन कैप्सूल, और फर्स्ट टाइम फिल्ट्रेट यहीं पर आकर जमा होता है। और इस जैसा कि आप जानते हैं इस बॉमेन कैप्सूल के साथ ये जो ग्लोमेरुलस है इसे हम कलेक्टिवली कहते हैं मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसेल्स। ठीक है, अब यहां पे जो फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो यूरिन पास आउट करते हैं दैट इज 4 टाइम्स मोर कंसेंट्रेटेड एज कंपेयर टू द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म हियर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि हमारी यूरिन कितने टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड होती है एज कंपेयर टू द इनिशियल फिल्ट्रेट। आंसर विल बी व्हाट, 4 टाइम्स। अब वही फिल्ट्रेट इसके नेक्स्ट पार्ट में आता है रीनल ट्यूब्यूल में। ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। ठीक है, अब यहां पर ये जो प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो ट्यूब है ये बहुत पास है, प्रोक्सिमल मतलब नियर। ठीक है, किसके नियर है, रीनल कॉर्पसेल्स और मॉल्फिजियन बॉडी इसके, इसीलिए यहां पर हमने क्या लिखा है इसे प्रोक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूशन मतलब क्या, 2 टाइप के सरफेस होते हैं, एक तो होता है प्लेन सरफेस, दूसरा होता है कॉन्वोल्यूटेड सरफेस। तो आप इधर देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर प्लेन सरफेस तो आपको दिख नहीं रहा है, ये जो ट्यूब है बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, इसीलिए यहां पर कॉन्वोल्यूटेड हमने नाम दिया है। और ट्यूब्यूल मतलब इट्स लाइक अ पाइप, तो ये एक होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ये होता है लूप ऑफ हेनले। और ये जो लूप ऑफ हेनले है ये हेयर पिन शेप की होती है, ये होती है उस लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट नीचे की ओर जाता है इसीलिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। ठीक है, और ये जो वाली जो लूप होती है इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, तो इसमें फिल्ट्रेट कहां, ऊपर की ओर जाता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं फिर से कॉन्वोल्यूशन आ रहा है यहां पर, और ये कॉन्वोल्यूशन दूर है किसके, मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसेल्स के। तो इसे हम नाम दे देते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है दूर, डिस्टेंस में। ठीक है, तो ये हो जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खुलता है इस पाइपलाइन में जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हो गया। ठीक है, अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, नीट लेवल के क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा हमारे जो टेक्स्ट बुक में ये बात लिखी हुई है, नियरली 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट रीअब्सॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये जो पीसीटी है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर क्या होता है 70% to 80% क्या, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब NaCl, ये कहां से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, पीसीटी से। ठीक है, ये तो हो गया बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। अगर हम बात करें इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल की क्वेश्चन, तो उसमें यह पूछा जाएगा कि 70 to 80% वाटर और NaCl पीसीटी में ही क्यों एब्सॉर्ब होता है, बाकी में क्यों नहीं होता। तो ये इसका रीजन हमें जानने की जरूरत है। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि आप एक लाइन देख रहे हैं, यहां पर मैंने एक लाइन खींच रखी है, इस लाइन के ऊपर वाला जो जितने भी स्ट्रक्चर आ रहे हैं जैसे कि ग्लोमेरुलस, बॉमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, हाफ ऑफ द सीडी, ये सब लाइन के ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है यहां पर वो हो जाता है कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये लाइन की जो नीचे वाला जो पार्ट होता है जितना भी वो होता है मेड्यूला। जैसा कि आप लोग जानते हैं द किडनी इज डिवाइडेड इनटू द 2 surface, okay, 2 parts. The outer surface is called as the cortex, whereas the inner one is called as the medulla. जो outer जो cortex होता है वो एक continuous layer होती है, लेकिन जो medulla होता है वो discontinuous layer होता है और वो divided होता है 15 to 16 conical mass called as the medullary pyramid. तो अगर आप देख रहे हैं तो मेड्यूला में सिर्फ एक ही पार्ट नेफ्रॉन का आ रहा है, वो है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और बाकी सारे पार्ट आ रहे हैं कॉर्टेक्स रीजन में।
ठीक है, यहां तक हो गई बात। अब नेक्स्ट ये तो हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन है, क्योंकि ये लाइन होता है किससे, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से। तो सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर। क्यूबॉइडल मतलब क्या, क्यूब शेप। ब्रश बॉर्डर मींस व्हाट, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। और जहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है वहां पर एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वहां से क्या ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल मतलब क्या, सिंगल लेयर। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप सेल, क्यूब की तरह सेल। ठीक है, और ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई है, ठीक है, इसे हम कहेंगे। तो ये ब्रश की तरह दिख रहा है, इसीलिए सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेस लूप में। ठीक है, ये जो है डिसेंडिंग, तो इसमें जो फिल्ट्रेट जाता है ना, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेस लूप, इसके दो पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट इसे थिक सेगमेंट कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं थिन सेगमेंट। अब जब यहां से फिल्ट्रेट जाता है तो ये जो होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेस लूप, इट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से वाटर आसानी से बाहर की ओर आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट मींस NaCl, इफ NaCl वांट टू कम आउटसाइड फ्रॉम दिस, तो वो अलाउ नहीं है, मतलब NaCl बाहर नहीं आ सकता, वाटर बाहर आ सकता है। तो अगर ये वाटर बाहर आ जाता है तो क्या होगा, तो ये जो फिल्ट्रेट जो नीचे की ओर जा रहा है वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, अगर हम बात करता हूं असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेस लूप, अगर मैं बात करता हूं असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेस लूप की, ये परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, NaCl, मतलब NaCl यहां से बाहर की ओर आ सकता है। ठीक है, और यहां से वाटर बाहर की ओर नहीं आ सकता, इट इज इम्परमिएबल टू व्हाट, वाटर। तो इसीलिए क्या होता है, जब फिल्ट्रेट यहां से ऊपर की ओर जाता है उस समय फिल्ट्रेट हो जाता है डाइल्यूट, क्योंकि वाटर तो इसके अंदर ही होता है, फिल्ट्रेट में ही होता है, निकलता क्या है, NaCl। ठीक है, ये एक हो गया। अब ये तो हो गई बोर्ड लेवल की बात। अब इसी में कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हिनलेस लूप। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये ऑस्मोलरिटी को बढ़ाता है। कहां की ऑस्मोलरिटी, जहां पर ये प्रेजेंट है, ये देखिए मेडुला में ये प्रेजेंट है, तो यहाँ की ऑस्मोलरिटी को ये ऑब्वियसली बढ़ा देगा। दूसरी बात ये है कि जब जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेस लूप है, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, इम्परमिएबल होता है NaCl के लिए। ऐसा क्यों, ये ठीक है। अगर हम बात करें असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेस लूप की, ये परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बट इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। व्हाई, ये वाटर के लिए क्यों इम्परमिएबल है और ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल क्यों है, ये रीजन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में। अगर हम बात करें डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की, DCT ऑल द टाइम इट्स नॉट वर्क। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ज्यादा सफर कर गए डिहाइड्रेशन से, बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो गया बॉडी का, उस टाइम ही यह DCT रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो नॉर्मल टाइम में ये क्यों नहीं करता, ये भी एक क्वेश्चन है। ये हो जाता है नीट लेवल का। और ये हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में हमारे नोटबुक में लिखी हुई है एक बात कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी रीअब्सॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी रीअब्सॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। तो ऐसा, ये तो हो गई बोर्ड लेवल की बात, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, यहीं से ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब कैसे हो रहा है, ये पूछा जाता है नीट में। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें आपको साफ साफ इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम नीट 2017 का ये सवाल है कि अगर हम इस PCT को काट के अलग कर दे, इसको रिमूव कर दे और हम डायरेक्ट कनेक्शन बना दे इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेस लूप का इसके साथ, बॉमेन कैप्सूल के साथ, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या यूरिन फॉर्म होगी, अच्छा या नहीं होगी, अगर होती भी है तो कॉन्सेंट्रेट होगी या डाइल्यूट होगी। ठीक है, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन आ चुका है AIPMT में कि अगर हम इस लूप ऑफ हिनलेस को काटकर अलग कर दे और हम डायरेक्ट कनेक्शन बना दे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, तो उस केस में क्या फर्क पड़ेगा,
क्या यूरिन बनेगी या नहीं बनेगी, अगर बनती भी है तो कॉन्सेंट्रेट होगी या डाइल्यूट होगी। तो ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है एंड आई होप वी विल मीट सून। थैंक यू।